हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बकल कैविटी। और बकल कैविटी में अपन ने देखा डिफरेंट स्ट्रक्चर जैसे पैलेट, टंग और टीथ। तो पैलेट और टंग के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे टीथ। देखिए, टीथ आर लोकेटेड ऑन बोथ द जॉ ऑफ ह्यूमन। अब टीथ में देखिए एक स्ट्रक्चर तो ये है, जैसे ये जॉ बोन है और जॉ बोन के ऊपर टीथ सीधा ही लगा हुआ है। दूसरी ये है, ये जॉ बोन में एक सॉकेट है और सॉकेट के अंदर से टीथ निकल रहा है। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोडोंट एंड दिस इज कॉल्ड थीकोडोंट. In human, teeth are arises 2 times during the life: the milky teeth and permanent teeth. This dentition is called diphyodont dentition. And all the teeth are different in structure and function. It is called heterodont dentition. It means human dentition is thecodont, diphyodont and heterodont. यहाँ पर देखते हैं अपन, dentition is thecodont. It means teeth are arises from socket of jawbone. नेक्स्ट देखा आपने डाइफाइडोंट. टीथ आर arises 2 times during the life: the milky teeth and the permanent teeth. Heterodont, teeth are different in structure and function. Teeth are different in structure and function. तो ह्यूमन में थीकोडोंट डेंटेशन, डाइफाइडोंट डेंटेशन एंड हेटेरोडोंट डेंटेशन. एंड एक और देख सकते हैं अपन, डूनोडोंट डेंटेशन. इट मीन्स cusp of teeth are blunt and rounded. Cusps of teeth are blunt and rounded. तो थीकोडोंट, डाइफाइडोंट, हेटेरोडोंट यानी गर्दंती, द्विवारदंती, विषमदंती प्रकार का दंत विन्यास है. द नंबर ऑफ टीथ एंड देयर अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला. एंड इन हेटेरोडोंट डेंटेशन देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट. तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेटेरोडोंट डेंटेशन में कौन से टीथ है जिनका क्या फंक्शन है. Heterodont dentition have different type of teeth. It means incisors, जिनको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका फंक्शन है बाइटिंग द फूड. कैनाइन्स, जिनको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, tearing the food. And canines are well developed in carnivores, may be absent in some herbivores. प्रीमोलर्स, जिनको अपन पीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर्स, जिनको अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं. दे आर हेल्थ इन
mastication of food. So in human there are 4 types of teeth are present. Incisors, they are represented by I and their function is biting the food. Canines, they are represented by C, function tearing the food, and they are well developed in carnivores and may be absent in some herbivores. Premolars represented by PM and molars represented by M, जिनका फंक्शन क्या है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड. नेक्स्ट अपन देखते हैं द नंबर ऑफ टीथ एंड देयर अरेंजमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला, है ना. दांतों की संख्या और उनकी स्थिति को डेंटल फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. क्या है डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला नंबर ऑफ टीथ इन 1/2 ऑफ अपर जॉ अपॉन number of teeth in 1/2 of lower jaw into 2. यानी ऊपरी अपर जॉ के आधे भाग में दांतों की संख्या और लोअर जॉ के आधे भाग में दांतों की संख्या. तो ह्यूमन में एडल्ट्स की बात करें, एडल्ट्स की बात करें कौन कौन से हैं? इंसिजर्स, canines, premolars and molars. Eight, 16 into 2, 32. अब यहां पर अपन देखें, अगर ये पूछा जाए कि इन ह्यूमन हाउ मेनी इंसिजर्स आर प्रेजेंट ऑन अपर जॉ? 4, क्योंकि यहां पर अपन संख्या ले रहे हैं हाफ पार्ट की, तो यहां पर कितनी आ जाएगी? 4. हाउ मेनी कैनिन्स? 2. हाउ मेनी प्रीमोलर्स? 4. हाउ मेनी मोलर्स? 6, है ना. ऐसे लोअर जॉ में आ जाएगी. तो यहां पर क्या है, आधी संख्या को लिखा जाता है. लेकिन अपन बात करें एक 17 years old चाइल्ड की बात करें अपन, तो इनमें देखो क्या होगा, कितने टीथ होंगे इसमें? 28. क्या है, कौन एब्सेंट है? लास्ट मोलर्स, जिनको अपन क्या बोल सकते हैं? विजडम टीथ. आर एब्सेंट. एंड ये अपन पहले पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन के अंदर, विजडम टीथ आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन. लेकिन अपन बात करें एक 5 ईयर चिल्ड्रन की, 5 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, 5 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन की बात करें तो उसका डेंटल फॉर्मा होगा क्या? टोटल टीथ कितने होंगे? 20. इसका मतलब इसमें प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स आर प्रीमोलर्स एंड लास्ट मोलर्स आर एब्सेंट. तो यहां पर अपन देखते हैं कि एक 5 ईयर चिल्ड्रेन में जो टीथ है वो सारे के सारे क्या हैं? डाइफाइडोंट होते हैं.
तो यहां पर अपन देखें ह्यूमन में अगर बात करें डाइफायोडोन टीथ कितने हो गए 20 एंड मोनोफायोडोन टीथ कितने हो गए 12। यानी ह्यूमन में 12 टीथ तो ऐसे हैं जो केवल एक बार अराइज होते हैं और 20 टीथ ऐसे हैं जो 2 बार अराइज होते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। The dental formula of a 17 years old children is different from adult person. तो क्या बताएंगे ड्यू टू एब्सेंस ऑफ विजडम टीथ और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लास्ट मोलर्स। ऐसे अगर ये पूछ लिया जाए द डेंटल फॉर्मूला ऑफ ए 5-year-old चिल्ड्रेन इज डिफर फ्रॉम एन एडल्ट और डिफर फ्रॉम एन 17 years old चिल्ड्रेन। तो इसमें क्या होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर्स। और इसके लिए पूछा तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्री मोलर्स, है ना। तो यहां पर अपन देखते हैं कि एक 17 years old चिल्ड्रन का डेंटल फॉर्मूला क्या है, 5 year का डेंटल फॉर्मूला क्या है और एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या है। तो ये तो थी नंबर ऑफ टीथ एंड देयर अरेंजमेंट। उसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ईच टूथ हैव 3 पार्ट्स। प्रत्येक दांत के कितने पार्ट हैं 3 पार्ट हैं। कौन कौन से क्राउन नेक एंड रूट। जैसे कि अपन देखते हैं जैसे ये जॉ बोन है और इसमें से ये टीथ निकल रहा है, ये गम्स हैं। तो यहां पर देखिए 3 पार्ट। द पार्ट ऑफ टूथ विच रिमेन्स ऑन आउटसाइड ऑफ द गम इट इज कॉल्ड क्राउन एंड द पार्ट ऑफ टूथ विच इज सराउंडेड बाय गम्स इज नेक and the part of tooth which embedded in socket of jawbone is called root. This part is called root. तो अपने कहते हैं each tooth have 3 parts. Each tooth have 3 parts. Crown, the part of tooth remains outside of gums। टूथ का जो पार्ट गम से आउटसाइड में है उसको अपन क्या कहेंगे, जो सामने दिखाई दे रहा है वो क्राउन। सेकंड पार्ट है नेक। द पार्ट ऑफ टूथ सराउंडेड बाई गम्स, है ना, जो मसूड़ों से गम से ढका हुआ पार्ट है उसको अपन ने क्या कहा नेक। एंड रूट द पार्ट ऑफ टूथ विच एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉबोन। तो यहां पर 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से पार्ट हो गए, क्राउन जो गम से बाहर मसूड़ों से बाहर है, जो मसूड़ों से गिरा हुआ पार्ट, गम से गिरा हुआ पार्ट, नेक, और जो अपने जॉ बोन के सॉकेट के अंदर जो पार्ट है उसको क्या कहा रूट। तो ईच टूथ हैव 3 पार्ट क्राउन नेक एंड रूट। अगर इनकी अपन स्ट्रक्चर देखें तो देखिए किस तरह की स्ट्रक्चर है इनके। कोई भी एक टूथ को देखते हैं अपन,
यहाँ पर देखिए, this part of tooth is crown, this is neck and this is root. तो सबसे पहले बात अपने बताएंगे कि each tooth have a central cavity which is called pulp cavity. Pulp cavity have nerve fibers, blood capillaries and a fluid which is called pulp. The pulp provide nutrition to tooth. इसमें भरा हुआ जो पल्प है वो टूथ को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. The pulp cavity is surrounded by living cells. These living cells are called ओडोंटोब्लास्ट. ये पल्प कैविटी के चारों ओर की जो लेयर है उसको क्या कहेंगे अपन? ओडोंटोब्लास्ट कहेंगे. The whole pulp cavity is surrounded by a protein dentine, and in the crown part the dentine is also covered by a hard, white and bright covering. It is present only on crown region. So this part is crown, this part is neck, this part is root. And same type of covering is also present in neck and root. अब देखते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड enamel. It present only on crown part, केवल crown part के अंदर है. It have about 96% of इनऑर्गेनिक साल्ट. इस पार्ट में करीब 96% क्या है? इनऑर्गेनिक पार्ट है. इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी. शरीर का सबसे कठोर भाग. अगर बात आती है हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ बॉडी तो बोन है. इट इज नॉट ए टिश्यू, इट इज सिक्रेशन. So it is hardest part of body and secreted by amyloblast, and amyloblast are ectodermal in origin. इसका मतलब एनेमल लेयर है वो केवल डेंटाइन के बाहर केवल क्राउन पार्ट में है. इसका 96% पार्ट इनऑर्गेनिक साल्ट से बना है. ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग है और इसको सीक्रेट कौन करते हैं? एमिलोब्लास्ट. और एमिलोब्लास्ट का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल. इसका मतलब एनेमल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन एंड इट हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड. और ये भोजन को मैस्टिकेट करने में हेल्प कर रहा है. दिस पार्ट इज डेंटाइन.
present पूरे के पूरे टूथ के ऊपर है, secreted by ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं एंड ओडोंटोब्लास्ट आर mesodermal in origin. The maximum part of tooth is consist with dentine and dentine is secreted by odontoblast and odontoblast are mesodermal in origin, but enamel is ectodermal in origin, so that we can say that tooth are ectomesodermal in origin. यानी दांतों की उत्पत्ति कैसी है? एक्टोमेसोडर्मल, क्योंकि ये जो एनेमल है इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, डेंटाइन है मेसोडर्मल इन ओरिजिन, लेकिन अपन ये भी कह सकते हैं कि द मैक्सिमम पार्ट ऑफ टूथ इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। दांत का अधिकांश भाग क्या है? मेसोडर्मल है। एज लाइक एनेमल ए हार्ड लेयर सीमेंटम, a hard layer cementum is also present in neck and in root around the dentine। यहां पर देखें डेंटाइन के बाहर एक अदर लेयर है जिसको अपन क्या कहेंगे? सीमेंटम। सीमेंटम एडिसिव लेयर जो क्या करती है? टूथ को बोन की सॉकेट और गम से चिपकाने का कार्य करती है, इसलिए इनको क्या कहेंगे? सीमेंटम। This cavity apical foramen, apical foramen, the apical foramen cavity is closed after puberty or closed in old age, so that teeth becomes डेड ड्यू टू लैक्स ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ओल्ड एज आने के बाद में ये कैविटी है वो क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर जितना न्यूट्रिशन है वो तो टूथ को मिलेगा, उसके बाद में न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण से टूथ या टीथ कैसे हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। बट इन सम ऑर्गेनिज्म सच एज इन रैबिट द एपिकल फोरामेन कैविटीज डज नॉट क्लोज्ड, बंद नहीं होती है। तो उन्हें क्या होता है? टीथ एक दूसरे के ऊपर टिके हुए होते हैं तो ग्रो करते रहते हैं, घिसते रहते हैं। उस कंडीशन के अंदर अगर किसी एक जबड़े का, एक जॉ का टूथ हट जाए तो दूसरे जॉ का टूथ ग्रोथ करता हुआ नेक्स्ट जॉ से बाहर निकल जाएगा और डेथ हो जाएगी। तो यहां पर अपन ने देखा एक टूथ के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए, क्रोवन, नेक एंड रूट। फिर अपन ने देखा डेंटाइन, एनेमल, सीमेंटम, पल्प कैविटी। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, एक दांत की संरचना। इट इज क्लियर? अपन पढ़ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर, और एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा बकल कैविटी। और बकल कैविटी में कौन कौन सी स्ट्रक्चर? पैलेट, टंग और टीथ। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा माउथ, बकल कैविटी जिसमें पैलेट, टंग, टीथ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बकल कैविटी posterior part of buccal cavity
below the soft palate called pharynx. यानी there are no marginal line between buccal cavity, oral cavity and pharynx. The posterior part of buccal cavity just below the soft palate is called pharynx. We can say that pharynx is common passage for food and air. ये भोजन और वायु का एक कॉमन चैम्बर है. द फेरिंग्स इज posteriorly opens into esophagus through gullet, and it also opens into trachea through ग्लोटिस. तो देखिए पोस्टीरियरली फेरिंग्स गुलेट नामक छिद्र द्वारा तो किसमें खुल रही है? एसोफेगस में. इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. और ग्लोटिस छिद्र के द्वारा किसमें ओपन हो रही है? ट्रेकिया में, विच इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. इसका मतलब फेरिंग्स इज ए पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन. डाइजेशन का भी एक पार्ट है और रेस्पिरेशन का भी एक पार्ट है. इसीलिए अपन ने क्या कहा कि फेरिंग्स इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. लेकिन यहां पर अपन देखेंगे द ओपनिंग ग्लोटिस which opens into trachea, which is guarded by a cartilaginous flap called epiglottis, which prevents entrance of food particles during swallowing the food. तो यहां पर बोलते हैं कि ग्लोटिस is guarded by cartilaginous flap which prevent entrance of food particles during swallowing food. तो यहां पर देखेंगे कि हमारे फेरिंग्स ग्लोटिस नामक ओपनिंग के थ्रू ओपन हो रहा है ट्रेकिया में यानी श्वास नली में, और श्वास नली पर एक कार्टिलेजिनस फ्लेप, कार्टिलेज से बना हुआ फ्लेप पाया जाता है जिसको अपन क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस, which prevents the entrance of food particles during swallowing food. जो क्या करता है? भोजन को निगलते समय इसे श्वसन मार्ग में जाने से रोकता है. This cartilaginous flap is called epiglottis. इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को अपन क्या कहेंगे? एपिग्लोटिस कहेंगे. ये था एपिग्लोटिस. फेरिंग्स. उसके बाद है नेक्स्ट पार्ट
esophagus, it is a thin tube arises from pharynx, passes through neck, thorax, diaphragm and opens into stomach. केवल एक थिन वॉल ट्यूब, एक पतली दीवारों वाली नलिका जो कहां से प्रारंभ होती है? इट इज अराइजेज फ्रॉम फेरिंग्स, जो हमारी नेक, थोरेक्स और डायफ्राम को पेनिट्रेट करती हुई अंत में ओपन हो रही है। कहां पर? स्टोमक। इट एक्ट्स एज ए फूड पाइप, ये एक फूड पाइप का कार्य करती है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ इसोफेगस is legs of digestive glands, यानी एसोफेगस की वॉल में कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इट मीन्स इट डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड के डाइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व नहीं है। केवल एक फूड पाइप है जो फूड को फेरिंग से कहां पहुंचा रही है? स्टोमक में पहुंचा रही है। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स फोल्ड्स are present on inner surface of esophagus। एसोफेगस की इनर सरफेस पर केवल क्या है? ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं, कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। यहां पर अपन देखते हैं कि द एंटीरियर पार्ट ऑफ एसोफेगस हैव वॉलेंट्री मसल्स एंड posterior part have involuntary muscles। इसकी दीवारों के एंटीरियर प्रोक्सिमल पार्ट में वॉलेंट्री मसल्स हैं और पोस्टीरियर पार्ट में इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं कि एट लास्ट इट opens into stomach। The opening of esophagus into stomach is guarded by gastroesophageal sphincter, which prevents the backward flow of blood from stomach to एसोफेगस। एक बार दोबारा देख लेंगे। एक पतली नलिका जो फेरिंग से शुरू होती है, हमारी नेक, थोरेक्स और डायफ्राम से होती हुई अंत में स्टोमक में खुलती है और एक फूड पाइप का कार्य करती है। एसोफेगस की दीवारों में, इसकी वॉल में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं पाई जाती है। इसका मतलब फूड के डाइजेशन में ये इन्वॉल्व नहीं है, केवल एक फूड पाइप का कार्य करती है। इसकी इनर सरफेस पर बहुत सारे ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं और इसकी दीवारों के प्रारंभिक भाग में, अग्र भाग में
ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, पश्च भाग में अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, और जहां पर ये स्टोमक में ओपन हो रहा है तो इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, एक अवरोधनी पाई जाती है, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, है ना। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, स्टोमक में फूड जाने के बाद इसको वापस इसोफेगस में आने से रोकता है। समटाइम कई बार क्या होता है कि स्टोमक जो कंटेंट है वो वोमिटिंग के टाइम क्या आ जाते हैं, इसोफेगस के थ्रू होते हुए माउथ से बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिगर्जिटेशन, यानी स्टोमक कंटेंट जब वापस इसोफेगस से बाहर आते हैं, कब आते हैं ऐसा, वोमिटिंग के टाइम पर, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिगर्जिटेशन। और वोमिटिंग है वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, इसका कंट्रोल किसके द्वारा होता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना। मेडुला ऑब्लांगेटा पर जो वोमिटिंग सेंटर है, वो वोमिटिंग सेंटर क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर आपने एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखा माउथ, माउथ के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी में पैलेट, टंग और टीथ, उसके बाद में फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में इसोफेगस, और नेक्स्ट पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टोमक। और स्टोमक की स्ट्रक्चर, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड है, इसकी वॉल में कौन से लेयर्स हैं, और इसका क्या फंक्शन है, ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।